स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फार्मा इंडस्ट्री के जॉब से रिलेटेड और इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड। देखिए, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि फार्मा इंडस्ट्री में अभी जॉब करने के लिए सोच रहे हैं, अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं और अभी वो फ्रेशर्स हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है अप्लाई करने की, और अप्लाई करने के बाद की प्रोसेस क्या होती है, इंटरव्यू की क्या प्रोसेस होती है। उस पूरी प्रोसेस को हम सिस्टमेटिक वे में समझेंगे, जिससे कि आप अगर अभी फार्मा इंडस्ट्री में अगर अभी आपने मन बनाया है कि मुझे फार्मा इंडस्ट्री में काम करना है, तो आपको शुरुआत कहां से करनी है उससे लेकर हम स्टार्ट करेंगे एंड तक। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो जिसको हमको सोचना होगा कि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में वर्क करने की सोच रहे हैं, तो एग्जाम्पल की मान लीजिए कि आप ये सोचा है कि सर मुझे सिप्ला में वर्क करना है, या सिप्ला में मैं नौकरी करना चाहता हूं, डॉक्टर रेड्डीज में नौकरी करना चाहता हूं। ये एग्जांपल हम मान ही लें कि ये तो बहुत ही कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि वो जिस कंपनी की प्लानिंग करते हैं उसी में उनको मौका मिल जाए। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको किसी दूसरी कंपनी में ऑफर आ सकता है, या आपके कॉलेज कैंपस में भी कोई इंटरव्यू हो रहा हो, या आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो सबसे पहले हमको रिसर्च करनी है उस कंपनी के बारे में। वो कंपनी क्या है, किस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, उन प्रोडक्ट की क्लास क्या है, उस कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज में सप्लाई होते हैं। अगर वो प्रोडक्ट वो कंपनी जो है वो यूएस एफडीए सर्टिफाइड है, तो यूएस एफडीए क्या होता है, वहाँ का वर्किंग कल्चर क्या होता है, भविष्य में वो कंपनी किस तरीके के प्रोडक्ट डेवलप कर रही है। और देखिए, हर फार्मा इंडस्ट्रीज जो होती है उनकी कुछ खासियत होती है, मतलब वो एक स्पेशल तरीके के प्रोडक्ट बनाती है जो उनकी हाईलाइट होती है, जिसकी वजह से वो कंपनी जो है वो आज नंबर 1 है, जिस भी पोजीशन पे है उस पोजीशन पर है। हो सकता है वो कार्डियक कैटेगरी की कोई ड्रग बनाती हो सकता है वो ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग बनाती हो, एंटी मलेरियल की बनाती हो, या बच्चों के लिए दवाइयाँ बनाती हो। तो किसी भी तरीके की दवाई उसकी स्पेशलिटी होती है, और अगर आप जब उस कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा उसी तरीके के प्रोडक्ट जो है वो बनते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके की जानकारी आपको पहले से पता होनी चाहिए। ये रिसर्च आपको पहले से ही करके जानिए जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं। देखिए, ये नॉलेज आपको काफ़ी काम आएगा, क्योंकि अगर आपको पहले से ही पता होगा कि वो जो कंपनी है वो किस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, तो आप इंटरव्यू के लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे। आपको पता होगा कि आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्योंकि देखिए, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछने वाले लोग हैं इंडस्ट्री के, वो लोग उसी तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनके क्वेश्चन भी उन्हीं से ही मिलते जुलते होंगे। तो आपको अगर पहले से पता होगा कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं, वहाँ पर क्या वर्किंग कल्चर है, वहाँ पर अगर यूएस एफडीए फॉलो किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है आपसे यूएस एफडीए 21 CFR CGMP से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ गए। और अगर वहाँ पर इस तरीके की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है वहाँ पर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि GMP क्या होती है, JLP क्या होती है। वहाँ पर 21 CFR और US FDA के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बट अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कंपनी जो है वो आने वाले समय में, मतलब साल भर में या 6 महीने, 2 महीने या 1 साल के अंदर अंदर US FDA को अप्लाई करने वाली है, तो ये गारंटी मान लीजिए कि आपसे US FDA से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको पहले से ही कंपनी के बारे में नॉलेज होगा, आप थोड़ी सी रिसर्च करके जाएंगे, तो आप इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा फील भी करेंगे और आप पहले से कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी मैं स्टूडेंट से ये चीज़ पूछता हूँ कि बेटा आपको कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा लगता है, आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कोई बोलता है सर मैं तो QC में काम करना चाहता हूँ, कोई बोलता है प्रोडक्शन में काम करना चाहता हूँ, कोई बोलता है QA में काम करना चाहता हूँ। बट जब मैं उनसे पूछता हूँ कि QC के अंदर क्या काम होता है, प्रोडक्शन के अंदर क्या काम होता है, वहाँ पर वर्क क्या होता है बेसिकली, तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट को टारगेट कर रहे हैं कि मुझे इस डिपार्टमेंट में काम करना है इंडस्ट्री के, तो आपको सबसे पहले उस डिपार्टमेंट के बारे में जानना पड़ेगा कि वहाँ पर होता काम क्या होता है, किस तरीके का वर्किंग कल्चर होता है, उस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आपको किस तरीके की स्किल की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरीके का नॉलेज आपको डेवलप करना होगा। ये सारी चीज़ें पहले से ही आपको पता होनी चाहिए, और ये आपको रिसर्च करनी है। अब देखिए, रिसर्च कैसे करनी है, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल के अंदर करीब करीब फार्मा इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट के बारे में वीडियो बनाए हुए हैं, जहाँ पर मैंने उस पूरे डिपार्टमेंट का वर्किंग कल्चर आपको समझाया है। फिर भी अगर आप चाहें तो अपने कॉलेज की फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हैं। आपके कॉलेज के अंदर अगर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में जो भी लोग काम करते हैं, उनसे आप राय मशवरा कर सकते हैं। ये लोग आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस देंगे, क्योंकि देखो होता ही है, कई बार मैंने देखा है कि इंटरव्यू में लड़का जो है वो अपने दोस्त की बात समझ लेता है, कह रहा है मेरा दोस्त प्रोडक्शन कह रहा है, मैं भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले लेता हूँ, कोई कह रहा है QC अच्छा है तो QC ले लेता हूँ, और इंटरव्यू में जाके वो वही डिपार्टमेंट ले लेते हैं। बट जब एक्चुअल उनको डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है, तब उनको पता चलता है कि अरे यार, यहाँ पर ना इस डिपार्टमेंट में काम करने की ना मुझको स्किल है, ना नॉलेज है, और ना मुझे यहाँ काम करने में मजा आ रहा है। मतलब मैं अपने दोस्त के चक्कर में इस डिपार्टमेंट में गलती से आ गया हूँ, और फिर इंडस्ट्री पे जाके वो कोशिश करते हैं कि मैं अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लूँ,
जो कि काफ़ी मुश्किल होता है आप फ्रेशर्स के लिए, तो आपको पहले से ही डिपार्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी है। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होगी कि जब आप डिपार्टमेंट के बारे में पता कर लें, एग्जांपल के लिए कि मुझे क्यूए में वर्क करना है, तो क्यूए में आपकी ग्रोथ क्या होगी ये बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब मैं अगर इस डिपार्टमेंट से स्टार्ट करता हूँ तो 5 साल बाद 10 साल बाद जब मेरा प्रमोशन होगा तो मैं आगे चल के कहाँ पर जाऊँगा, मेरी क्या ग्रोथ होगी, ये चीज़ आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस डिपार्टमेंट ले लिया है और आपको यही नहीं पता कि जब आपकी ग्रोथ होगी, जब आपका प्रमोशन होगा तो आप किस पोजीशन पे जाएंगे, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आगे चल के आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। और अगर एक बार आप ये क्लियर कर लेते हैं कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है और आपका पक फिक्स हो चुका है कि मैं इसी डिपार्टमेंट में वर्क करूंगा, तो फिर आपको उस डिपार्टमेंट के हिसाब से इंटरव्यू की तैयारी करनी है। ठीक होगी बात, मतलब प्रॉपर वे में आपको उसका नॉलेज लेना है, स्किल डेवलप करनी है और उसके हिसाब से ही फिर आपको आगे बढ़ना है। अब देखिए, जैसे कि आपने ये चूज कर लिया है कि मुझे जिस डिपार्टमेंट में जाना है, एग्जाम्पल के लिए आपने मान लिया है कि मुझे क्यूसी में काम करना है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करना है। अब आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इंटरव्यू में सबसे पहले काम आने वाली है वो है आपका रिज्यूम। आपको रिज्यूम उस डिपार्टमेंट के हिसाब से बनाना है। कहने का मतलब है, अगर आपको पता है कि क्यूसी के अंदर पर्टिकुलर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, HPLC, GC, FTIR, तो आपको रिज्यूम के अंदर स्किल के अंदर उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने उन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग करी हुई है, कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, कोई सेमिनार अटेंड किया हुआ है जो कि सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है या CGMP से रिलेटेड है, किसी गाइडलाइन से रिलेटेड है, तो उसके बारे में आपको आपके रिज्यूम के अंदर शो करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो रिज्यूम आपको उस डिपार्टमेंट के हिसाब से बनाना है। अपनी पूरी स्किल, अपना नॉलेज, आपने अगर कोई रिसर्च वर्क किया है, प्रोजेक्ट वर्क किया है, जो भी आपने उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड किया है, वो आपको आपके रिज्यूम के अंदर शो करना है। साथ ही साथ आपको अपनी स्किल के अंदर या अपने नॉलेज के अंदर पर्टिकुलर ये भी शो करना है कि आपको सारी गाइडलाइन के बारे में प्रॉपर जानकारी है। मतलब अगर US FDA के बारे में आपको पहले से ही पता है, CGMP क्या होती है उसके बारे में आपको पहले से ही नॉलेज है, ये आपको अपने नॉलेज के अंदर शो करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी स्किल, आपकी पूरी की पूरी जो भी आपने अचीवमेंट किया है वो आपको रिज्यूम के अंदर मेंशन करना है, जो कि आपको QC के अंदर काम आने वाली है। इस तरीके से आपको आपका रिज्यूम जो है वो प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ रिज्यूम के साथ में आपको लगाना है आपका कवर लेटर। कवर लेटर के अंदर आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चीज मेंशन करनी है कि आपको इस नौकरी की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है और आप अपनी स्किल और नॉलेज की हेल्प से जो कि आपके पास है, कंपनी को किस लेवल तक पहुंचा सकते हो और डिपार्टमेंट का कितना भला कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहे तो कुछ अपना, अगर आपने कोई अचीवमेंट लिया है, अचीवमेंट का मतलब है अगर आपने कहीं पे पेपर पब्लिश किया है, कहीं प्रोजेक्ट किया है जो कि QC से रिलेटेड है या सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, मेथड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो वो चीज़ भी आप अपने कवर लेटर के अंदर शो कर सकते हैं कि आप अपने एजुकेशन टाइम में भी कुछ नए नए इनोवेशन करते रहे हैं, जिससे कि आपको यार कह सकते हैं कि आपकी जो फील्ड है उसको फायदा हुआ है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में कवर लेटर लिखना है। ज़्यादा लंबा कवर लेटर भी लिखना है, शॉर्ट और स्वीट में आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चीज़ बात समझानी है कि इस नौकरी के लिए आप कितने इंटरेस्टेड हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आप कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और अगर आपको इस नौकरी या इस पोस्ट पे मौका मिलता है, इस डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है, तो आप अपनी स्किल और नॉलेज की हेल्प से डिपार्टमेंट को कितना ज़्यादा फायदा पहुंचा पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है वो रिज्यूम प्रिपेयर हो चुका है, साथ ही साथ हमने अपना कवर लेटर भी बना लिया है। अब अगली प्रोसेस क्या होगी, अगली प्रोसेस होगी अप्लाई करने की। जी हाँ, अब आपको अपना रिज्यूमे जो है वो सेंड करना है कंपनी में। यहाँ पर आपको कहाँ पर करना होगा, देखिए 2 तरीके की प्रोसेस होती है। या तो कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पर आप गूगल फॉर्म अवेलेबल होता है, उसको आप सिस्टमेटिक में फिलअप कर सकते हैं और अपना रिज्यूमे जो है वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। या तो फिर आपको HR का मेल ID दिया जाता है, उस मेल ID में आपको अपना रिज्यूमे सेंड करना है, साथ में कवर लेटर को भी सेंड करना होता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब आप अपना रिज्यूमे और कवर लेटर सेंड करेंगे कंपनी को, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अपनी एप्लीकेशन लिखनी है सिस्टमेटिक वे में। और आपको एप्लीकेशन जब लिखें, अपना रिज्यूमे सेंड करें, अपना कवर लेटर सेंड करें, तो आपको प्रॉपर वे में आपका रिज्यूमे और कवर लेटर जो है वो प्रॉपर चेक करना है कि उसके अंदर किसी टाइप की स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। प्रॉपर वे में उसको चेक करें। गूगल के अंदर ऐसे कई प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहां पर आप जाके ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको प्रॉपर वे में इसको पहले चेक करना है। अपना मोबाइल नंबर चेक कर लेना है कि आपने जो रिज्यूमे के अंदर मोबाइल नंबर दिया है वो वर्किंग में है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है आपने कोई ऐसा मोबाइल नंबर दे दिया है जो नॉन वर्किंग रहता है, या किसी समय टाइम कोई ना कोई टाइम पीरियड होता है जहाँ पर आप अपना मोबाइल बंद कर देते हैं। कोशिश करें एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर दें, और सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर देना, उसके बाद चाहे तो अपने पेरेंट्स के मोबाइल नंबर दे सकते हैं कि कंपनी कभी आपसे मोबाइल से अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो कोई ना कोई नंबर लग जाए और उठा ले।
क्योंकि होता यही है कई बार कि कंपनी के HR वाले केवल एक बार ही फ़ोन ट्राई करते हैं, अगर वो फ़ोन उठा लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो दूसरी बार ट्राई नहीं करते हैं, और इस वजह से कई बार लड़के जो होते हैं वो इंटरव्यू से रह जाते हैं। इसीलिए आपको रिज्यूमे में प्रॉपर वे में अपना एड्रेस, अपना मेल ID और मोबाइल नंबर जो है वो सिस्टमेटिक वे में लिखना है, और प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। किसी भी टाइप की स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए। सिस्टमेटिक वे में फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हमको लिखना होता है उसी फॉर्मेट में आपको देना है। अगली प्रोसेस क्या होगी, देखिए अब हमने अपना रिज्यूमे जो है वो सेंड कर दिया है, और अब आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल की हमने सिप्ला कंपनी में अपना रिज्यूमे जो है सेंड कर दिया है। अब आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपके कोई सीनियर्स, एलुमिनी या आपके कोई भी कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो अभी सिप्ला में काम कर रहे हैं, तो आपको उनसे कॉन्टैक्ट में रहना है। वो आपको बता सकेंगे कि कब इंटरव्यू होने वाले हैं। हो सकता है कि वो HR से ये भी पता कर लें कि आपको कब कॉल आने वाला है या किस पोजीशन के लिए वो आपसे इंटरव्यू लेंगे। तो इस तरीके से आप अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू भी आपको एक तरीके से ये पता चलता रहेगा कि कब आपको कॉलिंग होगी, कब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू किस तरीके का होगा। मतलब आपको इनसाइट्स, इन्फॉर्मेशन पता करती रहनी है। वो तभी हो पाएगी अगर आपका कोई सीनियर वहाँ पर हो, कोई कॉन्टैक्ट पर्सन हो, और ना हो तो पता कीजिए कि कोई ना कोई तो होगा ही होगा जो उस कंपनी में काम कर रहा होगा। तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको पहले से ही तैयारी मिल जाएगी, इनसाइड इन्फॉर्मेशन पहले से ही आ जाएगी कि आपको कब कॉन्टैक्ट होने वाला है, किस डिपार्टमेंट के लिए होने वाला है, किस पोजीशन के लिए होने वाला है। एज ए फ्रेशर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो इस तरीके की आपको पहले से ही कोशिश चालू कर देनी है। साथ ही साथ देखिए, अगर किस्मत अगर आपकी अच्छी रही और ऐसा पता चलता है कि आपका कोई बहुत ही अच्छा सीनियर जो है वो पहले से ही कॉन्टैक्ट में है, और उस सीनियर की अगर पहचान उस आदमी से है जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है, हो सकता है कि असिस्टेंट मैनेजर से बहुत अच्छी पहचान हो, जनरल मैनेजर से बहुत अच्छी पहचान हो, या HR में जो पर्सन आपका इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला है उससे बहुत अच्छी पहचान हो, तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन होने के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो अपना रेफरेंस वहाँ पर दे देंगे कि सर ये मेरा जूनियर है, काफ़ी अच्छा बंदा है, इसको नॉलेज काफ़ी अच्छा है, स्किल काफ़ी अच्छी है। क्योंकि देखिए, इंटरव्यू लेने वाला भी ये बात जानता है कि 20 मिनट के इंटरव्यू के अंदर या आधे घंटे के इंटरव्यू के अंदर मैं पर्सन को चेक नहीं कर सकता हूँ, उसकी स्किल और नॉलेज का पूरा पता नहीं लगा सकता हूँ। अगर उसको रेफरेंस मिल जाता है और कोई जेन्युइन पर्सन है जो कि काफ़ी मेहनती है और उसकी इमेज उस पर्सन के नज़र में बहुत अच्छी है, मतलब जो भी पर्सन आपका रेफरेंस दे रहा है, आपका सीनियर जो है वो भी बहुत अच्छा काम करता है, उसकी इमेज अपने सीनियरों के सामने बहुत अच्छी है, एक सिंसियर पर्सन की है, तो आप गारंटी ले लीजिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। और फार्मा सेक्टर के अंदर तो ज़्यादातर जो सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के अंदर, वहाँ पर रेफरेंसिंग काफ़ी काम आती है सीनियर्स की जो पहले से ही उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई बार तो उन सीनियर्स को बुला के ये बोला जाता है कि आप जैसे बंदे हमको और चाहिए, आप चाहे तो अपने कॉलेज से अपने जूनियर्स को बुला लीजिए। ये मैंने खुद देखा है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ करनी है, ऐसा नहीं है कि आपने रिज्यूम दे दिया, अपना कवर लेटर सेंड कर दिया और फिर आप निश्चिंत हो गए और आपको कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं। आपको कंटिन्यूसली कोशिश करते रहनी है, इनसाइड इन्फॉर्मेशन निकालते रहनी है, क्योंकि ये चीज़ आपको काफ़ी काम आएगी। रिज्यूम सेंड करना ही वहीं पर हमारी जॉब है वो खत्म नहीं हो गई है, उसके बाद हमारी प्रोसेस चालू हुई है। तो हमको क्या करना है, वहाँ पर जो भी लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, हमारे सीनियर्स, हमारे एलुमनाइज, जो भी XYZ, उनसे कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहना है, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे।